नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। सभी मनोवैज्ञानिकों को हम अलग अलग पढ़ेंगे विस्तार से, जीरो टू फिनिश। उसके अंतर्गत आज थॉर्नडाइक महोदय को हम लोग पढ़ेंगे। तो और क्या क्या पढ़ेंगे इनके साथ में ही, अधिगम के सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो अधिगम के संबंधवादी, इनको हम सबको विस्तार से पढ़ते चलेंगे। अधिगम के सिद्धांत किसने किसने दिए हैं, कौन कौन से मनोवैज्ञानिक है। जैसे थॉर्नडाइक का सिद्धांत है संबंधवादी सिद्धांत, पावलोव का क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत, इनको सबको गुथरी का समीपता का अनुबंधन सिद्धांत क्या है, हम इनको विस्तार से पढ़ेंगे। एक बार में ही दिमाग में बैठ जाए, बार बार इधर उधर भागने की जरूरत ना पड़े। कुछ भी पूछा जाए, ज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित क्या है, OSR क्या है, आप देखते हैं ना SR थ्योरी क्या है, तो उसको हम विस्तार से समझ लेंगे। एक बार अगर हम उसको सही से समझ लेंगे तो यकीन मानिए आप 10 वर्षों तक दिमाग में वैसा ही बैठा रहेगा। गेस्टाल्टवादियों के सिद्धांत कौन कौन से हैं, टॉलमैन का सिद्धांत क्या है, मास्लो का सिद्धांत क्या है, बंडूरा का सिद्धांत क्या है, ये थॉर्नडाइक महोदय हैं, इनका जो सिद्धांत है उसको हम देखेंगे विस्तार से। इन्होंने इस पर क्या प्रयोग किस पे किया है इसको देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं इसको, है ना, फटाफट शुरू करते हैं। अधिगम के जो सिद्धांत हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दो भाग हैं, तो सबसे पहले आएगा अधिगम के संबंधवादी सिद्धांत या सहचर्य सिद्धांत। दूसरे नंबर पे जो दो अलग हैं, अधिगम के ज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित सिद्धांत। तो हम अब भी देखते हैं अधिगम के संबंधवादी या सहचर्य सिद्धांत। इस प्रकार के सिद्धांतों के अनुसार क्रिया के दौरान उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य एक प्रकार का संबंध स्थापित होता है, जिसके कारण उद्दीपक के उपस्थित होते ही अनुक्रिया होने लगती है। जैसे भोजन को देखकर लार आना, प्रकाश पड़ते ही पलक झपकना। यहाँ भोजन और प्रकाश उद्दीपक हैं तथा लार का आना व पलक झपकना अनुक्रिया है। तो स्वाभाविक है, जब भर्ती आती है, वैकेंसी कोई आती है, तभी आप पढ़ने के लिए एकदम से भागते हैं। आप सभी पे अलाउ हो जाता है। उससे पहले अभी 2018 से कोई वैकेंसी नहीं आई है और अभी 25 चला। इन 7 वर्षों में अगर आप देखते ना, एक एक पेज डेली पढ़ते ना, तो शायद सारी किताबें बुक्स खत्म हो चुकी होती, लेकिन नहीं पढ़ा गया। क्यों नहीं पढ़ा गया? क्योंकि आगे कोई मोटिव है ही नहीं, आगे कोई उद्देश्य भी है ही नहीं। वैकेंसी कब आएगी? जब आएगी तो 3 महीने में ही कोर्स खत्म कर देंगे सभी धुरंधर छात्र हमारे। आगे देखते हैं क्या है। अधिगम के सिद्धांत कौन कौन से हैं। सबसे पहले थॉर्नडाइक का संबंधवादी सिद्धांत है, हम इसी को आज पढ़ेंगे। आज हम लोग थॉर्नडाइक के सिद्धांतों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, समझते हुए चलेंगे। उसके बाद फिर पावलोव का हम क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत है, इसको पढ़ेंगे। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है, उसको पढ़ेंगे। हल का प्रबलन सिद्धांत है, उसको पढ़ेंगे। और गुथरी का समीपता अनुबंधन सिद्धांत है, उसको पढ़ेंगे। अधिगम के सिद्धांत में आप देखते होंगे उद्दीपक अनुक्रिया या ESR आप बहुत बार पढ़ते होंगे। ये ESR क्या है, ESR थ्योरी, तो इसको इंग्लिश में एक बार याद करिए। S का मतलब स्टिमुलस, इसका मतलब क्या हो जाता है उद्दीपक, और R का मतलब रिस्पॉन्स, इसको क्या कहते हैं अनुक्रिया। उद्दीपक एक प्रकार का क्या है, उत्तेजक होता है जो प्राणी को प्रतिक्रिया करने के लिए उत्तेजित करता है। अनुक्रिया क्या है, यह एक प्रकार का उद्दीपक है जो क्या है, उद्दीपक के प्रति व्यवहार क्या है, यह एक प्रकार का उद्दीपक के प्रति व्यवहार है। उद्दीपक के उपस्थित होने पर प्राणी जो प्रतिक्रिया व्यक्त करता है उसे ही क्या कहते हैं, अनुक्रिया कहते हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा है। अधिगम के ज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित, अधिगम के ज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत, इसके अंतर्गत क्या क्या है। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में उद्दीपक तथा अनुक्रिया के मध्य केवल यंत्रवत संबंध स्थापित नहीं होता है, बल्कि इन दोनों के मध्य व्यक्ति की व्यक्तिगत इच्छाएं, क्षमता, अभिरुचि, ज्ञान पूर्व अधिगम एवं प्रशिक्षण आदि अनेक क्रियाएं हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। इस सिद्धांत को निम्न सूत्र के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो SR O क्या है, O व्यक्तिगत इच्छाएं हैं, S क्या है, उद्दीपक है, R क्या है, अनुक्रिया है। इस क्षेत्र के सिद्धांत में निम्नलिखित सिद्धांतों को रखा जाता है। कौन कौन से हैं भाई। गेस्टाल्टवादियों का अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, टॉलमैन का अधिगम सिद्धांत, लेविन का क्षेत्र अधिगम सिद्धांत, बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत और मास्लो का मानवतावादी अधिगम सिद्धांत। चलिए
अब हम शुरू करते हैं थार्नडाइक महोदय को। इन्होंने जो अपना प्रयोग किया था, सारांश में बता देता हूँ, बिल्ली पे प्रयोग किया था। भूखी बिल्ली को पिंजड़े में कैद कर दिया था, उसके सामने बिल्कुल आंखों के सामने खाने को रख दिया था पिंजड़े से बाहर, और उसमें एक ऐसा बटन लगा दिया था बॉक्स में, जेल में, जिस पे पैर पड़ते ही गेट खुल जाएगा। और बिल्ली क्या करती है, बार बार उछल कूद करती है, लेकिन उस सिटकनी के पास, उस बटन के पास नहीं पहुंचती, और अचानक से उसका पैर जब सिटकनी से लगता है, गेट खुल जाता है, वो भोजन को प्राप्त कर लेती है। तो चलिए इसको हम विस्तार से समझेंगे। आप लोग इसके नोट भी बना लीजिए। थार्नडाइक का आराम से एक बढ़िया सा फोटो निकालिए, उसको लगाइए और उसके बाद इनको लिखना शुरू कीजिए। थार्नडाइक का संबंधवादी सिद्धांत, थार्नडाइक्स थ्योरी ऑफ लर्निंग। इस सिद्धांत को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। कौन कौन से अन्य नामों से जाना जाता है इसको? अनुक्रिया, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, थार्नडाइक का सहचर्यवादी सिद्धांत के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो बार बार नाम बदल करके पूछता ही है। खैर आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। यह सार उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत इस टाइप से पूछ लेगा, ये सार सिद्धांत किसने दिया है। प्रयास एवं भूल का सिद्धांत आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से पता है। सहचर्यवादी सिद्धांत किसने दिया है, तो आप लोग आज इसके बाद इसको नहीं भूलेंगे। ये थार्नडाइक की कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं जो उन्होंने लिखी हुई थी, आप इनको नोट कर लीजिए। कौन कौन सी हैं? एनिमल इंटेलिजेंस, बहुत बार पूछी गई है। एनिमल इंटेलिजेंस जितना भी बताऊं उतना कम है, कितनी इंपॉर्टेंट है आप सभी लोग पढ़ते हैं, आप सभी लोगों को पता ही है। प्रकाशित कब हुई थी? 1898 में। एनिमल लर्निंग ये भी 1898 में प्रकाशित हुई थी। एजुकेशन अ फर्स्ट बुक 1912 में प्रकाशित हुई थी, और एजुकेशनल साइकोलॉजी 1913 से 14 के बीच में प्रकाशित हुई थी। ये पुस्तकें उनके शैक्षिक मनोविज्ञान के सिद्धांतों, खासकर सीखने के सिद्धांतों पर आधारित हैं। इन पुस्तकों को अलग अलग मैंने लिख दिया है, थोड़ा सा इनके बारे में लिख दिया है। एनिमल इंटेलिजेंस है जैसे पहली पुस्तक, तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ द एसोसिएटिव प्रोसेस इन एनिमल्स, ये 1898 में हुई थी। इसमें क्या है, यह उनकी पीएचडी थीसिस थी, जिसे जानवरों में सीखने के अध्ययन का ऐतिहासिक आधार माना जाता है। एनिमल लर्निंग, इस पुस्तक में जानवरों, विशेष रूप से बिल्लियों पर उनके प्रयोगों के परिणाम और सीखने के सिद्धांतों की नींव रखी गई है। एजुकेशन अ फर्स्ट बुक 1912 में जो इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी, यह पुस्तक शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान के शुरुआती अनुप्रयोगों से संबंधित है। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो 1913 से 14 के बीच में प्रकाशित हुई थी, यह 3 खंडों में है। यह 3 खंडों में प्रकाशित हुई थी, और इसमें शिक्षा में मनोविज्ञान के विभिन्न अनुप्रयोगों को दर्शाया गया है। तो अब देखते हैं इनका प्रयोग क्या था, किस पे प्रयोग किया था इन्होंने। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया हुआ था, थार्नडाइक ने अधिगम की प्रक्रिया को समझने के लिए चूहों, बिल्लियों आदि पशु पक्षियों पर कई प्रयोग किए, किंतु उनका सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग एक भूखी बिल्ली पर था। थार्नडाइक ने भूखी बिल्ली को एक ऐसे पिंजरे में बंद किया जिसका दरवाजा सिटकनी पर दबाव पड़ने पर खुलता था। सिटकनी का मतलब आप समझ सकते हैं, एक ऐसा पॉइंट, जैसे ऑन ऑफ स्विच आजकल चलता है, इसी टाइप का एक ऐसा पॉइंट था जिसको दबाने से, प्रेस करने से गेट खुल जाता था। तो पिंजरे में एक ऐसा गेट था। पिंजरे के बाहर दरवाजे के ठीक सामने इन्होंने भोजन को रख दिया, जो बिल्ली को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। बिल्ली भोजन के लिए उछल कूद करने लगी। स्वाभाविक है, खाना सामने रखा है, बिल्ली भूखी है तो उछल कूद करेगी ही करेगी। उछल कूद करते करते उसका पैर अचानक सिटकनी पर पड़ गया और दरवाज़ा खुल गया। बिल्ली दरवाज़ा खुलते ही भोजन प्राप्त कर लिया। भाई दरवाज़ा खुल गया तो शिकार सामने है, बिल्ली ने फटाफट क्या किया, भोजन प्राप्त किया। थार्नडाइक ने यह प्रयोग कई बार दोहराया और पाया कि बिल्ली धीरे धीरे उछल कूद की प्रक्रिया कम करके सीधे दरवाजे खोलने लगी और भोजन आसानी से प्राप्त करने लगी। थार्नडाइक द्वारा किए गए प्रयोगों को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। आप सभी लोग जानते हैं, लगातार प्रयास करते रहने से कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। एक
पंक्तियां हैं, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। अर्थात अभ्यास करते करते जो मूढ़ आदमी होता है, हम लोग पढ़ते हैं ना मूढ़ बुद्धि जड़ बुद्धि, जो जड़ बुद्धि के लोग भी हैं वो भी क्या होते हैं, बहुत ही समझदार हो जाते हैं। और रस्सी के आने जाने से क्या होता है कि पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। आप लोग अपना संघर्ष जारी रखिए, अपनी पढ़ाई जारी रखिए, सरकारी सीट एक आपके हाथ में अवश्य आएगी, इतना दृढ़ निश्चय आपके अंदर होना ही चाहिए। एक सीट भी अगर यूपी में वैकेंसी निकलेगी तो वो एक सीट सिर्फ आपकी ही होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा इन्होंने। थॉर्नडाइक ने कई प्रयोगों के बाद पाया कि जब व्यक्ति कोई कार्य सीखता है तब उसके सामने एक विशेष स्थिति या उद्दीपक होना है जो एक विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। यह स्वाभाविक है। यूपी टेट लास्ट जो हुआ था 2022 में एग्जाम हुआ था, जो प्रीवियस ईयर कैंसिल हो गया था 2021 में, तो जनवरी 2022 में लास्ट यूपी टेट हुआ था और उसके बाद अब होने की संभावना है 2026 में। तो आप लोग सोच सकते हैं कि इतना बहुत लंबा गैप रहा है, लेकिन इस दौरान किसी ने भी यूपी टेट की प्रॉपर तैयारी नहीं करना उचित समझा। क्यों? क्योंकि आगे कोई मोटिव नहीं था, कोई उद्देश्य नहीं था। अब जैसे ही एक छोटा सा नोटिफिकेशन आया, सभी लोग भाग पड़े यूपी टेट की तरफ, यूपी टेट की तैयारी करने लगे। कोई भी डेट आ जाए, मैं लिख के दे सकता हूँ कि अगर 3 महीने में कोई भी डेट होती है तो सभी छात्र सिलेबस खत्म कर लेंगे सिर्फ 3 महीने में, क्योंकि अंदर उन्हें दिखता है कि मुझे इसके लिए प्रिपेयर होना है, बीच में कोई बाधा नहीं है, कोई अड़चन नहीं है। नहीं अभी सुपर टेट आ जाएगा, सुपर टेट की तैयारी करने लग जाएंगे। एक मोटिव तो चाहिए सामने जिसके आधार पर तैयारी की जा सके। तो ये एकदम सही है, बिल्लियों पे नहीं है, इंसानों पे भी लागू है भाई। इस प्रकार एक विशिष्ट उद्दीपक का एक विशिष्ट प्रतिक्रिया से संबंध स्थापित हो जाता है, जिसे उद्दीपक प्रतिक्रिया या अनुक्रिया संबंध एसआर बॉन्ड द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इस संबंध के फलस्वरूप जब व्यक्ति भविष्य में उसी उद्दीपक का अनुभव करता है तब उससे संबंधित उसी प्रकार की प्रतिक्रिया या व्यवहार करता है। एकदम परफेक्ट है ये। थॉर्नडाइक के जो अधिगम के नियम हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। मुख्य नियम 3 है और गौड़ नियम 5 है। गौड़ नियम कितने हैं? 5 है। मुख्य नियम कितने हैं? 3 है। ये बहुत बार पूछा जाता है। आप लोग सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, हर जगह देख रहे होंगे, आपको सभी को पता है कि थॉर्नडाइक से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और उसमें इनके दे दिए जाते हैं 3 ये मुख्य नियम बोला जाता है, इसमें से कौन सा एक मुख्य नियम नहीं है, वहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है। तो चलिए इनको आज क्लियर कर लीजिए, आज के बाद ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कुछ नियम दिए हैं, इनको देखें। मुख्य नियम इसके अंतर्गत निम्नलिखित है। मुख्य नियम में कौन कौन सा आता है? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। और जो गौड़ नियम है वो कौन कौन से हैं भाई? इन्हें सेकेंडरी लॉज भी कहते हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित नियमों को रखा गया जा सकता है। कौन कौन से हैं? बहु अनुक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सदृश अनुक्रिया का नियम, सहचरात्मक रूपांतरण का नियम। कौन कौन से हो गया? क्लियर हो गया। मुख्य नियम कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से? अभ्यास, प्रभाव और तत्परता। गौड़ नियम कौन कौन से हैं? 5 हैं। कौन? बहु अनुक्रिया, मानसिक स्थिति, आंशिक क्रिया, सदृश अनुक्रिया, सहचरात्मक रूपांतरण। आगे देखते हैं अभ्यास का नियम क्या कहता है। अभ्यास के नियम को समझ लेते हैं एक बार। 0 टू फिनिश के लिए जाएंगे, एकदम बेसिक से तैयारी करेंगे। यूपी टेट की तैयारी बहुत ही विस्तार से करेंगे, क्योंकि यूपी टेट का एग्ज़ाम मुश्किल है। जो डेट दी गई है उन पे हो सके, क्योंकि सी टेट का 8 फरवरी का है, उसके फॉर्म अभी से भरे जा रहे हैं। यूपी टेट का आप 29-30 जनवरी को सोच रहे होंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। मेरे हिसाब से ये डेट बढ़ेगी, लेकिन तैयारी फिर भी करते रहना है। अभ्यास का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार अभ्यास से उद्दीपक व अनुक्रिया के मुख्य के मध्य संबंध सुदृढ़ हो जाता है, जो अधिगम को प्रभावी बनाता है। इसके विपरीत अभ्यास रोक देने पर उद्दीपक व अनुक्रिया के मध्य संबंध कमजोर हो जाता है, जिससे पाठ्य वस्तु विस्मृत हो जाती है। उसके 2 उपनियम भी हैं। स्वाभाविक है, अगर आप किसी की प्रैक्टिस छोड़ देते हैं, जैसे किसी टाइम पे आप बहुत अच्छे क्रिकेटर रहे होंगे, बहुत अच्छा मैच खेलते होंगे, लेकिन आप 5 साल के लिए मैच को गैप कर दीजिए, मत खेलिए। 5 साल के बाद जब आप जाएंगे, बैट और बॉल को टच कराना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा।
उसी तरीके से अध्ययन का भी है। अगर आप 5 साल तक मैथ को सॉल्व नहीं करते और 5 साल के बाद बैठेंगे तो ना आपकी वो स्पीड आएगी, आप भूल जाएंगे कहाँ क्या करना है, बहुत मुश्किल होगा। कर लेंगे लेकिन बहुत मुश्किल होने वाला है। किसी भी सब्जेक्ट को आप अगर 4 से 5 साल तक बिल्कुल नहीं देखते हैं तो वो चीज़ें आपको भूल जाएंगे, आप परिभाषाएं भूल जाएंगे, रूप भूल जाएंगे, जो भी होगा आप भूल जाएंगे। इसलिए क्या है, थोड़ा ही सही लेकिन डेली पढ़ते रहिए। उपयोग का नियम, इसका जो उपनियम है, अभ्यास के उपनियम में कौन कौन सा है? उपयोग का नियम, इसके अनुसार मनुष्य जिस कार्य को बार बार दोहराता है उसे शीघ्र ही सीख जाता है। अनुप्रयोग का नियम, इसके अनुसार जब व्यक्ति किसी कार्य को दोहराना बंद कर देता है तो उस कार्य को धीरे धीरे भूल जाता है। एकदम सटीक है। आप लोग देखते होंगे बिना पढ़े लिखे लोग भी, जैसे किसी ग्रंथ का अध्ययन करते हैं आचार्य मुनि, बहुत बार होता है कि वो अपनी बेसिक एजुकेशनल पढ़ाई नहीं करते हैं, लेकिन क्या होता है कि उनको हिंदी पढ़ना आता है, वो रामायण, ऋग्वेद, यजुर्वेद ग्रंथों को पढ़ते रहते हैं और उनको वो पूरे के पूरे कंठस्थ हो जाते हैं। दसों हजार श्लोक उनको कंठस्थ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसको डेली पढ़ते रहते हैं, रोज एक पेज, रोज एक दो पेज, रोज एक, तो उससे अपने आप ही कंठस्थ हो जाता है, भले ही वो कितना भी कठिन क्यों ना हो। एकदम परफेक्ट है। आगे देखते हैं अभ्यास का नियम के अंतर्गत। अभ्यास के नियम का शिक्षण में उपयोग सीखी गई पाठ्य वस्तु को दृढ़ करने के लिए होता है। जब आप अभ्यास करेंगे तो स्वाभाविक है वो कैसा होगा, दिमाग में बैठ जाएगा। कक्षा कक्ष में समय समय पर वाद विवाद करवा के बालकों की स्मृति को स्थायी बनाने के लिए, कक्षा कक्ष में पढ़ाई गई विषय वस्तु का मौखिक अभ्यास कराने के लिए। प्रभाव का नियम क्या कहता है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। इस नियम के अनुसार जिन कार्यों को करने में व्यक्ति को संतोष मिलता है उसे वह बार बार करता है, जिन कार्यों में असंतोष मिलता है उन्हें वह नहीं करना चाहता। आप खुद देखिए, किसी भी कार्य को, जैसे मान लीजिए आप क्रिकेट खेलते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, तो आपको क्रिकेट खेलने में बड़ा संतोष मिलता है, तो आप उसको डेली सुबह शाम खिलवा लो, कोई थकान कोई थकावट नहीं होती है। लेकिन घर में बिस्तर से उठ के पानी पीना भी दुश्वार लगता है कि नहीं है? चलिए आगे देखते हैं। आप आसानी से समझ सकते हैं, जिन कार्यों को करने में आपको संतोष मिलता है, मज़ा आता है, उन कार्यों को आप क्या करते हैं, बार बार करते हैं। लेकिन जिन चीज़ों में आपको असंतोष प्राप्त होता है उन चीज़ों से आप बचना चाहते हैं। जैसे किसी का अगर मैथ में क्या है, एक बार फेल हो गया, अगली बार वो कोशिश ही नहीं करता, सीधे छोड़ देता है। हिंदी है, हिंदी सभी को फेवरेट क्यों है? क्योंकि उसको पढ़ने में ना अलग ही इंटरेस्ट आता है। सभी के लिए आप किसी भी सब्जेक्ट को क्या करिए, पसंदीदा आपका सब्जेक्ट है, किसी का मैथ पसंदीदा सब्जेक्ट है, और 24 आवर्स मैथ में लगा रहेगा, तो इस पसंद के ऊपर तो है। संतोष जिस कार्य को करने से मिलेगा उसको आप बार बार करेंगे, और जिसको संतोष नहीं मिलेगा जिस कार्य से, वो उसको क्या करेगा, छोड़ देगा, नहीं दोहराएगा। दंड एवं पुरस्कार का प्रयोग करके शिक्षण को प्रभावी बनाया जा सकता है। एकदम सही बात है। शिक्षण विधि में विविधता लाकर, ये भी सही है। शिक्षण विधि का प्रयोग बालकों के रुचियों के अनुसार करके, एकदम फिट है। अगर किसी बच्चे को आप मैथ पढ़ाना चाहते हैं, नहीं समझ में आता है, 0 to 5 है, PRT का बच्चा है, आप उसको मैथ में, अगर वो मैच में अच्छा है, मैच खेलना चाह रहा है या कबड्डी खेलना चाह रहा है, कोई गेम खेलना चाह रहा है, आप उसको गेम में काउंटिंग का काम दे दीजिए। आप देखिए वो कितनी अच्छी काउंटिंग कर रहा है, और वही काउंटिंग आप कॉपी पर लिख के देंगे तो वो गलत कर देता है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, खेल खेल में अगर आप उसको सिखाएंगे तो बहुत अच्छा कर लेगा और वो सीख भी जाएगा। तो एकदम परफेक्ट है। आगे देखते हैं। तत्परता का नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार जब कोई व्यक्ति, कोई छात्र, कोई प्राणी किसी कार्य को करने के लिए तत्पर होता है तो उस कार्य को जल्दी सीख लेता है, जो उसे आनंदित करता है। इसके विपरीत जब प्राणी कार्य करने के लिए तत्पर नहीं होता है तो वह उस कार्य को जल्दी नहीं सीख पाता है, इससे उसमें खीज उत्पन्न हो जाती है। भाई जब आप किसी कार्य को करने के लिए तत्पर हैं तो स्वाभाविक है कि आप उसको कर लेंगे, सीख लेंगे। आप बाइक चलाना चाहते हैं, आपको बहुत मन में है कि मैं बाइक सीखूंगा, तो आप सीख लेंगे। और आपको नहीं सीखना है तो नहीं सीख सकते। अगर आप अंदर से कितना किसको करने के लिए तैयार है, अगर आपने ये अंदर से मान लिया है कि मुझे एक सरकारी सीट चाहिए, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, मैं करूँगा। आप सुबह पढ़ रहे हैं, शाम को पढ़ रहे हैं, तो स्वाभाविक है आप एक सरकारी सीट पा लेंगे। लेकिन अगर आप उसके लिए तैयार ही नहीं है, आप कह रहे नहीं मेरे बस की बात नहीं है, निगेटिव एनर्जी नहीं आने देना, 100% पॉजिटिव एनर्जी। अगर एक सीट है तो वो सिर्फ मेरी है, मैं इसे लेके रहूँगा, ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए। आप तत्पर होने चाहिए, तैयार होने चाहिए। एकदम परफेक्ट है ये।
तत्परता का नियम का शिक्षण में कैसे प्रयोग किया जा सकता है, चलिए देखते हैं। नवीन ज्ञान देने से पूर्व छात्रों को मानसिक रूप से नए ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तैयार करना चाहिए। एकदम परफेक्ट है। उन्हें किसी भी विषय वस्तु को पढ़ाने से पहले ना उसके बारे में कुछ ऐसी रोमांचक बातें बताइए कि वो आगे जानने के लिए उत्सुक हो जाए। आगे क्या हुआ मुझे और बताइए। आप देखिए, अगले दिन पूछ के देखिए, वो सब बता देंगे आपको। बालकों में अधिगम के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करनी चाहिए। एकदम परफेक्ट है। शिक्षण की नवीन विधियों का प्रयोग करके बालकों में रुचि उत्पन्न करनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। थॉर्नडाइक के संबंधवादी अधिगम सिद्धांत की कक्षा शिक्षण में व्यवहारिक उपयोगिता क्या क्या है, देखते हैं। मंदबुद्धि बालकों को पढ़ाने में इस सिद्धांत तथा सीखने के नियमों को प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। एकदम परफेक्ट है। यह सिद्धांत बालकों में तत्परता, जागरूकता, धैर्य, सक्रियता तथा सतत परिश्रम जैसे गुणों को विकसित करने पर जोर देता है। यह सिद्धांत चिंतन वाले विषयों जैसे गणित, विज्ञान, दर्शन, समस्या समाधान आदि के अध्ययन की दृष्टि से विशेष उपयोगी है। अभी हम और भी पढ़ेंगे थॉर्नडाइक का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, तो आप लोग भागिए नहीं, क्लासेस शानदार रहेगी। अगले वीडियो में हम लोग पावलोव को पढ़ेंगे। तो एक एक मनोवैज्ञानिक को उठा करके हम इनको अच्छी तरीके से देखेंगे। उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस करेंगे, तब और ज़्यादा मज़ा आएगा। अभी क्या है कि अभी बहुत सी चीज़ें आप लोगों को नहीं पता है, कुछ पता है, कहीं पर तुक्का मारा सही बैठ गया, तो तुक्का नहीं मारना है, हम एकदम लॉजिकली चीज़ें करेंगे। यह सिद्धांत सीखने सिखाने से पहले सीखने वाले प्राणी को मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार करने की आवश्यकता बताता है। एकदम परफेक्ट बताता है भैया। यह सिद्धांत सीखे गए कौशलों, ज्ञान को बार बार अभ्यास करने पर बल देता है। पावलोव का क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम और कुछ पढ़ेंगे। थॉर्नडाइक कहाँ के निवासी थे ये, तो इनका जो जन्म था 31 अगस्त 1874 को हुआ था। कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। इन्होंने किस कॉलेज से अध्ययन प्राप्त किया था? तो उन्होंने वेस्लियन विश्वविद्यालय में अपनी स्नातक की पढ़ाई की और फिर हार्वर्ड विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर किया। पेशेवर जीवन, उन्होंने अपना करियर कोलंबिया विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर के रूप में शुरू किया और 1940 में सेवानिवृत्ति होने तक वहीं बने रहे। तो आज का सेशन कैसा रहा, आप लोग कमेंट अवश्य करिए। सभी के कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा। आप लोग क्या पढ़ना चाहते हैं, कैसे पढ़ना चाहते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए, सबका पूरा रिप्लाई किया जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।